नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सूचना की इस क्रांति में एक पहल मेरा भी। मैं आप लोगों को एडवोकेट प्रभाकर झा का प्यार भरा नमस्कार। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, या हिंदी में यूं कहें आरोप पत्र। कई क्वेश्चंस उठते हैं, क्या बेल लेने से पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कराना जरूरी है, या यदि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हुआ है तो बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। या तीसरा चीज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके बाद एफआईआर क्वेश करा सकते हैं हाईकोर्ट से या नहीं, या बेल लेने में आसानी होगी या नहीं। सारे प्रश्न का जवाब इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, हिंदी में आरोप पत्र। पहला क्वेश्चन है कि ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एक क्या है, स्टेज है। जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होते हैं उसका एक क्या है, ये स्टेज है। तो इसके बारे में सीआरपीसी में कहा मेंशन है, तो सीआरपीसी का सेक्शन जब हम देखते हैं 211 से 224, जी हाँ, सेक्शन 211 से लेके 224 तक जो है वो प्रोविजन मेंशन किया गया है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से रिलेटेड। अब हम लोग समझते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या है, कब होता है, या इसका क्या बारीकी है। सारे चीज को मैं चार्ट में समझाता हूं, समझिए। सबसे पहले क्या होगा, कोई दुर्घटना घटेगी, कॉज ऑफ एक्शन होगा, चाहे मारपीट हो दो लोगों के बीच में, या मर्डर कारित हो, या अटेम्प्ट टू मर्डर हो, या फोर्जरी हो, कुछ भी जो भी इंडियन पिनल कोड का क्राइम है वो क्राइम यहाँ घटित होगा तो क्या होगा, एफआईआर लॉन्च होगी। एफआईआर यदि लॉन्च होता है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद क्या होगा, आईओ अपॉइंट होगा उस केस में। वो अपॉइंट होने के बाद आईओ का काम क्या, अनुसंधान करना, इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन करेंगे आईओ अपना। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जब चलता है तो आप लोगों को मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बताया हुआ केस डायरी क्या, केस डायरी की क्या महत्व है, तो उस पर जाके देखिएगा। तो यहीं पे केस डायरी लिखा जाता है, अनुसंधान का पार्ट है। डेली बेसिस पे वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और डेली बेसिस पे क्या करते हैं, अपना डायरी में नोट करते हैं कि इनसे मिला, ये बात बोला गया, साक्षी नंबर ये है, साक्षी वो है, इस तरह से। या सीडीआर रिपोर्ट आया है, सीडीआर रिपोर्ट के लिए भेजा गया है, या यूं कहे कि फॉरेंसिक लैब के लिए मटेरियल को सैंपलिंग को भेजा गया। सारी बात को जो भी इस केस से संबंधित काम करेंगे आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो अनुसंधान के दौरान केस डायरी लिखेंगे। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा वैसे ही डायरी लिखना बंद होता है और पुलिस रिपोर्ट देती है। कभी कभी क्या होता है, पूरा अनुसंधान जारी रखता है, चार्जशीट जमा कर दिया लेकिन पूरा अनुसंधान कंटिन्यू रखते हैं। जब उनको लगेगा कि फॉर द टाइमिंग इसका जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने वाला है, तब वो क्या करेगा, पुलिस रिपोर्ट जमा करेगी कंसर्न कोर्ट में। कंसर्न कोर्ट मीन्स पेरेंट कोर्ट में। पेरेंट कोर्ट मैंने कई सारे वीडियो में बताया है। जैसे ही एफआईआर लॉन्च होगा, हर पुलिस स्टेशन जो है अलॉट कर दिया जाता है, इनका जो इस जज के अंदर में ये जो है पुलिस स्टेशन आएगा, चाहे जेएम फर्स्ट क्लास हो, सीजीएम हो। तो इस तरह से जो भी पेरेंट कोर्ट है वहां पे जाकर क्या होगा, पुलिस अपना रिपोर्ट अनुसंधान के बाद जमा करती है। पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या हो सकता है भाई, तो डायरी जाएगा ही जाएगा, चार्जशीट जाएगा, या फाइनल फॉर्म जाएगा। फाइनल फॉर्म क्या है, अनुसंधान के बाद पुलिस को लगा कि कुछ नहीं है और जो एक्यूज्ड है इस केस का उसकी संलिप्तता नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, फाइनल फॉर्म दे देना है। वो फाइनल फॉर्म दे देंगे कि मेरी तरफ से यह बड़ी समझा जाएगा, और इनके विरुद्ध में वो आरोप पत्र गठित नहीं करते हैं। या दूसरा सिनेरियो बनता है कि इनको लगता है कि नहीं, ये जो एफआईआर हुआ था, जब देखेंगे एफआईआर होता है तो घटना की कहानी सुनेंगे, कहानी के आधार पे एसएचओ क्या करते हैं, जो थानाध्यक्ष होते हैं, वो प्राइम फेसिया कुछ सेक्शंस लिख देते हैं कि हाँ ये सेक्शन कारित हुआ था, लेकिन अनुसंधान के बाद ये कंक्लूजन पे क्या पहुंचते हैं कि नहीं, ये सब सेक्शन इस पे लागू नहीं होगा क्योंकि इसकी संलिप्तता या इन्वॉल्वमेंट केस में नहीं था। तो फाइनल फॉर्म दे दिया। जो सुनते होंगे कि पुलिस जो है डायरी से नाम बाहर कर दिया, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पुलिस मेरा नाम केस से बाहर कर दिया। तो ये नाम बाहर करने का मतलब है आपके अगेंस्ट में क्या करता है, आरोप पत्र नहीं देते हैं, आपको बरी कर दिया जाता है। दूसरा है, जो भी यहाँ सेक्शन लिखा होता है उसको वो सत्य पाते हैं, या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, या वो कुछ घटा भी सकते हैं। पुलिस को लगेगा कि 10 सेक्शन था, उसमें से 8 सेक्शन पे ही अनुसंधान में उसकी संलिप्तता या इन्वॉल्वमेंट मिलता है, 2 पे नहीं मिलता है, दोनों सेक्शन हटा दिया। या उनको लगता है कि दो सेक्शन और ऐड होना चाहिए इसके साथ, क्योंकि यहां तो वे प्राइम फेसिया सेक्शन लिखते हैं कि धारा इतना इतना इतना, तो अनुसंधान के बाद धारा जुड़ भी सकता है, धारा घट भी सकता है। किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। अपने चार्जशीट जमा किया। अब आइए मजिस्ट्रेट के साथ क्या सिनेरियो बनता है।
मजिस्ट्रेट साहब के पास यदि फाइनल फॉर्म आता है तो मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे सारे डॉक्यूमेंट को, केस डायरी को देखेंगे और उसका जो फाइनल फॉर्म उसको देखेंगे। यदि कोई रिपोर्ट आया है, लेबोरेटरी का रिपोर्ट है, सीडीआर रिपोर्ट है, सारे कंक्लूजन पे वो पहुंचते नहीं फ्रेम, ये जो फाइनल फॉर्म देना जो है मेरे अनुसार गलत है, इस पे भी फ्रेम होना चाहिए और वो कॉग्निजेंस लेंगे। वो बोलेंगे कि ऑल दो पुलिस आपका नाम बाहर किया है लेकिन मुझे लगता है कि इसका इन्वॉल्वमेंट है और इसको भी पार्टी बनाया जाएगा, तो इस पे भी क्या होगा, चार्ज फ्रेम होगा। दूसरा सिनेरियो बनता है चार्जशीट जमा किया था पुलिस ऑलरेडी और सारे चार्जेस को देखते हैं वो डॉक्यूमेंट के आधार पे, मजिस्ट्रेट साहब उनको लगता है कि हाँ इसमें से 2 चार्ज का कोई मतलब नहीं बनता, उस 2 चार्ज से डिस्चार्ज किया जा सकता है इस स्टेज पे, तो वो घटा भी सकते हैं। या जज साहब को लगता है कुछ ऐड करना है तो जज साहब भी ऐड कर सकते हैं। तो समझिए एक बात को, फाइनल फॉर्म पुलिस दिया लेकिन आप पार्टी बना दिए गए, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा बना दिए जाते हैं। तो ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है यहाँ पे, यहीं पे घटी बढ़ी होती है। कुछ सेक्शन उनको लगे कि नहीं, डायरी देखने के बाद, अनुसंधान का सारा रिपोर्ट देखने के बाद, सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद लगता है कि कुछ ऐड होना चाहिए तो ऐड करेंगे। उनको लगता है कि प्राइम फेसिया कुछ नहीं होना चाहिए, वो हटा दिया जाएगा। फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ज को फ्रेम करते हैं कि हम आपको इस आधार के पे इस धारा का वायलेशन करते हुए पाया जाते हैं और आप पे यह धारा को हम फ्रेम कर रहे हैं। आगे जो ट्रायल चलेगा इन्हीं धाराओं पे चलेगा। उसके बाद आपका जो कोर्ट का वकील का काम शुरू होता है, आप वकील साहब कीजिए और ट्रायल फेस कीजिए। तो इस दौरान में यहां से लेकर यहां तक आने में कहीं पे भी आप बेल मूव कर सकते हैं। अब समझते हैं महत्व इसका बेल में क्या होता है। होता क्या है, जब अनुसंधान चल रहा होता है, जब आप बेल मूव करते हैं, चाहे हाई कोर्ट में करें कि लोअर कोर्ट में करें, तो पीपी साहब के लिए एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है, सर अभी अनुसंधान जारी है या इसका इन्वॉल्वमेंट है, सीडीआर रिपोर्ट कॉल किया गया हुजूर, तो इस आधार पर जज साहब बेल खारिज कर देते हैं। और डिफेंस काउंसिल क्या होता है, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है तो जज साहब या हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस पूछते हैं कि व्हाट इज द स्टेज मिस्टर काउंसिल, तो मिस्टर काउंसिल बोलते हैं कि लॉर्डशिप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हैज बीन कंक्लूडेड, दैट मीन्स फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो चुका है। यदि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो चुका तो अनुसंधान बंद हो गया, यानी वो क्या एविडेंस को डिस्टॉर्ट कर सकता है, आंसर है नहीं। क्या वो विटनेस को हरास कर सकता है, आंसर है नहीं। क्या विटनेस को अपने फेवर इन्फ्लुएंस कर सकता है, आंसर है नहीं, क्योंकि यहां के बाद जो है सिर्फ ट्रायल का विटनेस, अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बाद में वो करेगा। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद अमूमन अनुसंधान को आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो डिफेंस काउंसिल बोलते हैं लॉर्डशिप कहीं की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है, जो प्राइमरी काम था आईओ का वो काम हो चुका है, आईओ को हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, ना ही इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकते हैं। तो कृपया करके मुझे हुजूर बेल दिया जाए और मैं ट्रायल स्टार्ट जो होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर, मैं हर डेट पे अपीयर होने का वादा करता हूं, या जो भी हुजूर के द्वारा हम पे एक शर्त लादा जाएगा वो सारी शर्तों को मैं अक्षरशः पालन करूंगा। तो यहां पे क्या होता है, महत्व बेल लेना आसान होता है। इसलिए कई बार देखेंगे हाईकोर्ट पहुंचे हैं बेल लेने के लिए तो हाईकोर्ट आदेश दे देती है, ऑर्डर दे देती है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यू कैन मूव योर बेल पिटीशन एंड लोअर कोर्ट विल ग्रांट यू द बेल। दैट मीन्स आपको आदेश हुआ है, अभी बेल नहीं मिलेगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यदि कंक्लूड हो जाता है तो हाईकोर्ट आदेश देती है लोअर कोर्ट को कि आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद बेल दे दीजिए, या कभी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलती है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आपको बेल के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ये दोनों चीज क्या होता है, कहीं न कहीं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पर बेल मिलने का चांस बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आइए दूसरा पहलू जो कि निगेटिव पहलू है डिफेंस काउंसिल के लिए, वो है क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। 482 सीआरपीसी में है कि आपका जहां पे भी केस चल रहा है, जिस भी स्टेज में हो, एफआईआर हुआ उसके बाद भी आप हाईकोर्ट मूव कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर क्या, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, जरूर देखें। क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर को मैं प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि कई सारे झूठा केस होता है, झूठा केस स्टार्टिंग में ही क्यों ना बंद कर दिया जाए। तो क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर को डिटेल में समझना हो तो मेरा वीडियो है, आगे और भी छोटा छोटा टॉपिक में मैं वीडियो लाऊंगा। जब क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर पे हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि एफआईआर को ही निरस्त कर दिया जाए, और आप आते हैं कब, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद, जब लोअर कोर्ट के जज मजिस्ट्रेट आप पे फ्रेम कर चुके हैं चार्ज, तो क्या लगता है हाई कोर्ट के जस्टिस जो उस चार्ज को हटाएंगे? प्रैक्टिस में आंसर नहीं। बाकी आप मूव कर सकते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद भी आप क्वेश्चनिंग लगा सकते हैं, यदि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में इंटरटेन होता है, अदरवाइज 99.99 चांस है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद आपका एप्लीकेशन जो है एफआईआर निरस्त नहीं होगा, आपको ट्रायल फेस करना होगा। इसलिए यदि किसी को एफआईआर को ऐसे निरस्त कराना हो तो एफआईआर होते ही आप मूव कर जाइए। बेल लेना ना लेना वो बात की बात है, आपको लगता है प्राइम फेस से आपको फंसा दिया गया है
तो आप मूव कीजिए, क्वेश्चन कराइए। तो इसलिए आंसर क्या मिला, बिल मिलना आसान होगा लेकिन क्वेश्चन कराना आसान नहीं होगा। FIR क्वेश्चन कराना है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले मूव कीजिए। बाकी यही सारा चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे और आम लोगों तक जो जिसके पास जानकारी का अभाव है, जिसके पास पढ़े लिखे कम है और ऐसे लोग हैं जो जमीन बेच के केस लड़ते हैं, ऐसे लोगों को कृपया करके ये वीडियो को पहुंचाए और उन्हें समझाए ताकि उनके पास भी न्याय उनके भी दरवाजे तक आसानी से पहुंच सके। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।